चलेंगे। यहाँ की फेयरवेल लेगा मेरे से हैं? चॉकलेट बंटवा दूं, खाना ही करवा देता हूँ। इधर गुरुद्वारा है, वहां लंगर चलेगा कल मेरा, पहुंच जाना। इधर ही है, इस रोड पे आगे बूंदी रोड। हाँ कल पहुंच जाना। हाँ बिल्कुल। हाँ चले बेटा, ऑनलाइन पे ऑडियो वीडियो। सर कल आपने जो इक्विवेलेंट अल्फा वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें विड्थ भी तो चेंज होगी बेटा। जब लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ले रहे हो अल्फा, तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट में लेंथ ही लेंगे, विड्थ क्यों लेंगे? तो लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ ऑडियो वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है ये बता दो पहले। आ रही है ना? हाँ तो बेटा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिया है तो वो केवल लेंथ ही लेंगे, ठीक है? ठीक है ना बेटा? हाँ आ गए सब। वो मेरा भाई नहीं आया, मेरे को बोल के गया है वो, सर 2 मिनट। वो आएगा नहीं तो कांड कर देगा फिर, है कि नहीं? हाँ नेता लोगों से डरना चाहिए ना। किसे, किस बेच में जाऊंगा ये मुझे पता नहीं है। मैं पहले क्या 2-4 दिन आराम करूंगा फिर से, ठीक है ना? चलो चलो, अभी नंबर बाद में। पिछली क्लास में मैं आपको बीटा गामा बताए थे और अल्फा बीटा गामा पे मैंने क्वेश्चन भी करवाए, 3 क्वेश्चन करवाए थे, है ना? एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा था, होमवर्क में दिया था, ग्राफ वाला, है ना? और वो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन करवा दिया क्या? वो भी होमवर्क में दिया था। 2 क्वेश्चन दिए भैया। एक क्वेश्चन तो ये रहा, है ना? ये रोड ए और ये रोड, है ना? ये लेंथ, ये, है ना? अब बेटे इसमें 2 तरीके से, पहला यहां गौर से देखो, पहली बात स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है बेटा? dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स। वाई कौन है? लेंथ। और x कौन है? डेल डेल्टा एल बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं। और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा? एल नॉट अल्फा। होगा कि नहीं होगा? मतलब स्लोप इक्वल है लेंथ, इनिशियल इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा। बेटा इनिशियल लेंथ तो सेम है दोनों की, इनिशियल लेंथ सेम फॉर बोथ। तो बेटा यहां पर बोल सकता हूं स्लोप अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा। बोलो स्लोप किसका ज्यादा? फर्स्ट का स्लोप ज्यादा कि सेकंड का? है ए का स्लोप ज्यादा कि बी का? बेटा स्लोप ए का ज्यादा है बी से, है कि नहीं? ए का स्लोप ज्यादा है बी से,
तो अल्फा ए ज्यादा है अल्फा बी से, अल्फा ए ज्यादा है अल्फा बी से, है कि नहीं? दूसरा तरीका, एक और मेथड बता देता हूं। देखो बेटा, एक और मेथड क्या है कि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टिकल लाइन है ना, अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो यहां पर गौर से देखो, यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। बेटा दोनों रॉड में टेम्परेचर चेंज सेम हो रहा है, इसमें यहां से यहां तक टेम्परेचर चेंज होने पर लेंथ ये बढ़ रही है, ए यहां से, अरे है कि नहीं? और इसमें लेंथ चेंज कहां से कहा था, ये यहां से, ये देखो इसमें लेंथ यहां से और यहां तक, यहां से यहां, तो इसमें गौर से देखो, इसमें लेंथ चेंज डेल्टा एल बी, अरे है कि नहीं? तो बोलो डेल्टा एल ए ज्यादा कि डेल्टा एल बी ज्यादा है? डेल्टा एल ए ज्यादा है। तो बेटा यहां पर गौर से देखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इनिशियल, है कि नहीं? बेटा यहां गौर से देखो, इनिशियल लेंथ सेम है ना, और दोनों में सेम टेम्परेचर राइजिंग dt डेल्टा टी। तो बेटा गौर से देखो, एल इनिशियल सेम और डेल्टा टी सेम, है कि नहीं? तो बेटा चेंज लेंथ अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब जिसकी चेंज लेंथ ज्यादा उसका अल्फा। तो बेटा चेंज लेंथ ए की ज्यादा कि बी की, बोलो ए की ज्यादा कि बी की? ए की लेंथ चेंज ज्यादा हो रही है सेम टेम्परेचर करने पर, तो ए का अल्फा ज्यादा होगा बी से, ये लो, है कि नहीं? एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 51, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 में गौर से देखो बेटा क्या दिया है, ध्यान दो, बाद में लिख लेना, इधर ध्यान दो। यहां पर बेटा दिया ब्रास और स्टील, ब्रास और स्टील की दो रॉड दी गई है, और ब्रास और स्टील की दो रॉड है ना बेटा, ब्रास की लेंथ L1 और स्टील की लेंथ L2 है क्या? और दोनों रॉड का अल्फा दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2। अब ये तो नॉर्मल है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या दी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट लाइन है कि L2 माइनस L1 इज मेंटेन एट ऑल, मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, यानी L2 माइनस L1 मतलब दोनों की लेंथ का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा सभी टेम्परेचर पे, यानी L2 माइनस L1 इज सेम एट ऑल टेम्परेचर, यानी सभी टेम्परेचर पे L2 माइनस L1 सेम होगा, है ना बेटा? मतलब यहां शुरू के टेम्परेचर भी वही रहेगा और बाद के टेम्परेचर वही रहेगा। तो आ जाओ, यहां पर कहने का मतलब, मान लो ये रॉड, एक रॉड ये रही है ना, दूसरी रॉड ये रही, तो बेटा इसकी L2 और ये L1, अरे है क्या? और L2 मान लो ये L2 है और ये L1 है, पर ये इनका डिफरेंस, ये मान लो क्या होगा, ये वाला यहां से ये होगा L2 माइनस L1। बाद में मैंने थोड़ा मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी, तो बेटा यहां लेंथ L2 बढ़ गई और L2 बढ़ के L फाइनल 2 हो गई, और L1 भी बढ़ गया, ये L1 भी बढ़ करके ये हो गया L फाइनल 1 हो गया, है ना? ये L फाइनल 1 ये हो गया, परंतु इनकी लेंथ का डिफरेंस ये वाला, ये L फाइनल 2 माइनस L फाइनल 1, ये डिफरेंस अब भी सेम रहेगा, मतलब L2 माइनस L1 शुरू पे और टेम्परेचर बढ़ा दे तब L फाइनल 2 L फाइनल 1 सेम होना चाहिए, ये उसका कहना है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और यही क्वेश्चन अभी तक अच्छा क्वेश्चन आया है थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है, ये ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ओवरऑल यहां पर रखो वैल्यू, L फाइनल 2 वैल्यू रखू, L2
1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, और एल फाइनल वन क्या करूं, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा, मल्टीप्लाई कर दो L2 माइनस L1, मल्टीप्लाई क्या L2 L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, L1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना बेटा, मेरे बेटा L2 माइनस L1 इसको इधर ले आओ, हाँ क्या, हाँ इधर लाऊं तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, बेटा डेल्टा टी भी, तो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, दिस इज द आंसर। आया, तो L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 में रिलेशन बताना था, वो रिलेशन ये हो गया। आया, जल्दी से नोट कर लो। हाँ हाँ, लेंथ डिफरेंस L2 बढ़ के L फाइनल 2 हो गई, L1 बढ़ करके L फाइनल 1 हो गई, पर L2 माइनस L1 का जो शुरुआत में डिफरेंस है बाद में भी वो L फाइनल 2 L फाइनल 1 में डिफरेंस वही है, वही तो बोल रहा है, L2 माइनस L1 इज सेम, इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। बेटा कंडीशन दी है ना उसने, कंडीशन दी है अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से है कि उनके लेंथ का डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, वही है, उस कंडीशन के बेस पे तो सोल्व किया आपने, ठीक है। चले बेटा हूं, इधर का बेटा हूं, कोई लिख रहा है, हैं? ले बेटा हूं, वो क्या है केजीएफ का रॉकी तो वही है, क्या नहीं है, वही पाल रहा है अपन को सबको, आप नहीं मानते क्या, मानो यार मानो, चलो आजकल सब रॉकी बनना चाहते हैं, इसलिए कोई दूसरे रॉकी को मानता ही नहीं है, रॉकी मर जाएगा ये देखो। लो आ जाओ आ जाओ, चलो चलो हो गया, नोट कर लिया, कौन लिख रहा है, हाँ आ जाओ बेटा। अब इसमें बेटा 3 एप्लीकेशन है, ध्यान से सुन लेना तीनों एप्लीकेशन, बेटा ध्यान से सुन लेना, थर्मल एक्सपेंशन केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन अब आने लगा है, 2015 में क्वेश्चन आया, 16 में क्वेश्चन आया, 19 में क्वेश्चन आया, और हो सकता है 22 में आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ के चल जाना एक बार, जो पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन कहां मिलेंगे, क्वेश्चन भी कम है मॉड्यूल में, मॉड्यूल में शुरुआत में एक तरह से बोले आपके क्वेश्चन 1 से 16 के बीच में शुरू में तो टेम्परेचर स्केल के हैं, और फिर बाद में थर्मल एक्सपेंशन 16 तक है, 7 से 16 तक एक्सरसाइज फर्स्ट में, एक्सरसाइज सेकंड में 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो आए जो क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज थर्ड में 2 एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो उसमें दूसरा तो मैं ही करवा दूंगा क्योंकि गेस का है, वो मेरे को करवाना ही पड़ेगा, तो ओवरऑल या ओवरऑल ये बस ये क्वेश्चन, इसलिए आप ऐसे ही करना कि जितने बिगिनर बॉक्स वगैरह इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है वो देख लेना एक बार, है ना, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, बाकी अल्फा बीटा गामा बेस क्वेश्चन आता है और ऐसे जनरल क्वेश्चन आता है, ज्यादा टिपिकल नहीं, हाँ रेस का क्वेश्चन, ठीक है, जो भी है करो, अच्छी बात है, हाँ आ जाओ, डाउट आएगा तो एलन प्लस एप है ना, उस पर डाल देना, मेरे नाम से आएगा, वहीं मेरे पास ही आएगा, हाँ चिंता मत करो, नंबर दूंगा पर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता मैं, हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ व्हाट्सएप पे आप उससे क्वेश्चन मांगो, सर इसका आंसर भेज दो,
तो बेटा वो क्या है, वो बड़ा इरिटेशन लगता हो। तो सर हाँ डायरेक्ट पूछ लो, ज्यादा सही है सर। हाँ क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर रहने दो बेटा। हाँ आ जाओ, अभी नंबर बाद में, इधर आओ, पहले ये नंबर देखो। हाँ देखो, एप्लीकेशन हेडिंग डालो, हेडिंग डाले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले नंबर एप्लीकेशन बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बेटा बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या है, ध्यान से बेटा और समझना। बेटा यहां पर गौर से देखो, ये प्लेट है बेटा। देखो ध्यान से सुनना समझना, मैं आपको समझाऊं पहले। इस दीवार के बराबर आयरन की प्लेट है, इस दीवार के बराबर आयरन की प्लेट, और उस प्लेट को हाफ सर्कल में मोड़ना है। ऐसे हाफ सर्कल में मोड़ देंगे, एक और प्लेट को हाफ सर्कल मोड़ेंगे और दोनों को वेल्ड कर देते हैं, बड़े बड़े पाइप बन जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप यानी थर्मल एक्सपेंशन को काम में लिया जाता है। ये ऐसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप यानी बैंड वाली स्ट्रिप बनाने के लिए। अब कैसे बनाई जाए, ऐसे हाफ सर्कल में कैसे बैंड करें, क्योंकि हथौड़े मार के तो कर नहीं सकते इतनी बड़ी प्लेट को। तो क्या किया जाता है, आयरन की प्लेट को कॉपर की प्लेट के साथ वेल्ड कर दिया जाता है, बीच में वेल्डिंग टांके लगा दिए, ठीक है, स्ट्रेचेस लगा दिए। अब ध्यान से सुनो बेटा, सॉफ्ट मेटल में एक्सपेंशन ज्यादा होता है और हार्ड मेटल में एक्सपेंशन कम होता है। सॉफ्ट मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, इनमें एक्सपेंशन ज्यादा होता है और हार्ड मेटल में एक्सपेंशन कम होता है। हार्ड मेटल जैसे बोले आयरन, स्टील, स्टील इज एलॉय व्हील, उनमें एक्सपेंशन कम होगा। सेम टेम्परेचर राइज करने पर सॉफ्ट मेटल में एक्सपेंशन ज्यादा और हार्ड मेटल में एक्सपेंशन कम। तो बेटा यहाँ सॉफ्ट मेटल, तो बेटा अगर मैं यहां टेम्परेचर इंक्रीज करूं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो बेटा कॉपर का अल्फा ज्यादा होगा और आयरन का कम होगा। ज्यादा आयरन का अल्फा कम होगा, तो कॉपर में एक्सपेंशन ज्यादा होगा और आयरन में एक्सपेंशन। तो बेटा ये ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसे बैंड हो जाती है ना बेटा, ये ऐसे बैंड हो गई। तो बेटा ये वाला, ये तो हो गया आयरन और ये हो गया कॉपर। आप देख सकते हो बाहर की सरकमफ्रेंस ज्यादा, इसका मतलब बाहर वाले मेटल का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ। क्या करता है रे, तो बोल के गया 2 मिनट में आ रहा, मैं 10 मिनट तक इंतजार करता रहा, पूछ इनसे। हाँ नहीं अभी अभी शुरू क्या ना बने, हाँ ऐसे बनेगा तू, रोकी आ जाओ, चले आ जाओ अब। तो बेटा आयरन और कॉपर, लघु संज्ञा करने गया दीर्घ संज्ञा, जहां दीर्घ लगी होगी लघु से। हाँ आ जाओ। तो बेटा कॉपर में एक्सपेंशन ज्यादा होगा और आयरन में एक्सपेंशन कम होगा। ये यहाँ इसकी एक्सपेंशन ये बता रहा है बाहर की तरफ सर्कमफ्रेंस ज्यादा, मतलब बाहर वाले मेटल का एक्सपेंशन जब मेटल का एक्सपेंशन कम हुआ है। अगर मैं इसको ठंडा करूं, टेम्परेचर डिक्रीज, तो बेटा क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज करूं जो गर्म करने पर ज्यादा एक्सपांड होगा, ठंडा करने पर वही ज्यादा श्रिंक होगा। गर्म करने पर जो ज्यादा एक्सपांड होगा, ठंडा करने पर वही ज्यादा श्रिंक होगा। मतलब कॉपर गर्म करने पर ज्यादा एक्सपांशन होगा तो ठंडा करने पर यही ज्यादा श्रिंक होगा। बेटा ये श्रिंक ज्यादा होगा, ये श्रिंक कम होगा, तो ये श्रिंक ज्यादा होगा तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना बेटा, ये ऐसे, यानी ये आयरन और ये कॉपर होगा कि नहीं होगा बेटा। अब एक बात सुनो, थर्मल एक्सपेंशन की एक दो आपको एग्जांपल दूं। रेल की पटरियों के बीच में गैप बनाया जाता है, रेल की पटरियां ऐसे सटा सटा के नहीं बनाते, उनके बीच में गैप रखा जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी के मौसम में रेल की पटरियां गर्म होने से थर्मल एक्सपेंशन करेगी, थर्मल एक्सपेंशन करने से वो गैप फिल हो जाता है। पर अगर गैप नहीं रखे तो पटरियां क्या होगी, बैंड हो जाएगी, और बैंड हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। टेलीफोन के तार एक खंबे से दूसरे खंबे तक जब भी बांधे जाते हैं तो टाइट नहीं बांधते, लूप में लटकाए जाते। क्यों, क्योंकि सर्दियों में
अगर तार टाइट बांध दिए तो सर्दियों में तार श्रिंक होंगे और श्रिंक होने से बीच में से टूट जाएंगे, इसलिए उनको क्या किया जाता है, लूप में लटकाया जाता है कि सर्दियों में श्रिंक हो भी जाए तो लूप थोड़ा कम हो जाएगा पर टूटेंगे नहीं, है ना। चलो अब ये बायोमेटल की मैंने बताया आपको, है ना। अब मैं आप में इसमें क्वेश्चन पूछूं, देखो बायोमेटल का यूज क्या है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन ये एग्जांपल बोल देता हूं। चलो ये एग्जांपल, ये देखो मेरे बेटा, यहां पर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये बायोमेटेलिक, और बायोमेटेलिक स्ट्रिप में ये बेटा ये है आयरन और ये है कॉपर, है ना, और ये रिजिड सरफेस पे। तो बेटा इस बायोमेटेलिक का नीचे वाला सरफेस तो फिक्स हो गया, अब केवल ऊपर वाला फिक्स फ्री है कि नहीं। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर राइज करूं, तो बोलो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप बोलो किधर बेंड होगी, राइट हैंड साइड कि लेफ्ट हैंड साइड, है लेफ्ट हैंड साइड पक्का, यानी ये ए से बेंड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना, ये ऐसे बेंड हो गई, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन, कॉपर में एक्सपेंशन ज्यादा और आयरन में एक्सपेंशन कम। अब सुनो इसका यूज क्या है, फायर अलार्म बनाने के लिए बायोमेटल स्ट्रिप यूज की जाती है। बेटा फायर अलार्म क्या होता है, ये ऐसे टिप है ना, और ये ऐसे टिप है, ये टिप पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, और अभी ये दोनों से कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है तो अभी अलार्म नहीं बजेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अरे है कि नहीं। पर जैसे ही आग लगेगी टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो इसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन होते ही वो क्या होगी, ये ओवरऑल इससे कनेक्ट हो जाएगी, और कनेक्ट होते ही फायर अलार्म बढ़ जाएगा, आग लग गई भगो, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये थर्मल एक्सपेंशन ये जो है बायोमेटल स्ट्रिप इलेक्ट्रो फायर अलार्म में भी यूज की जाती है। चलो एक क्वेश्चन अब मैं पूछता हूं, ये तो मैंने बताया, अब मैं पूछूं, देखिए कितने समझदार हुए। हाँ बेटा एग्जांपल देखो, तो ये देखो, हाँ ये देखो बेटा, ये रिजिड सरफेस है और ये इसमें एक फ्रेम है, मेटल फ्रेम, क्या ये मेटल का फ्रेम, और मेटल फ्रेम से एक मैंने रॉड मेटल की वो लगा रखी है, ये मेटल रॉड, ये मेटल रॉड लगा रखी है ना बेटा, ये मेटल रॉड है, दिस इज मेटल रॉड, अनदर मेटल रॉड, है ना बेटा, ये मेटल रॉड मेटल फ्रेम दोनों अलग अलग मेटल। इसका अब आपको बनाना है कि रॉड विल टच द ग्राउंड व्हेन अल्फा रॉड ज्यादा कि अल्फा फ्रेम ज्यादा, रॉड विल टच द ग्राउंड, दोनों का अल्फा अलग अलग है, फ्रेम का अल्फा अलग, रॉड का अल्फा अलग, और ये बताओ कि रॉड ग्राउंड को टच कब करेगी, जब अल्फा रॉड ज्यादा कि अल्फा फ्रेम ज्यादा, सोच लिया, अल्फा रॉड ज्यादा कौन बोलता है, ये बोल रहा हूं कि दोनों में से एक होगा, फिर भी कह रहा है दोनों ही होगा, हाँ अल्फा रॉड ज्यादा कौन बोलता है, दोबारा से एक बार, अल्फा फ्रेम ज्यादा कौन बोलता है। चले अब ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुना बेटा, अभी रॉड को एब्सेंट मानो, रॉड नहीं है, केवल फ्रेम फ्रेम है ना, केवल फ्रेम फ्रेम है, तो बेटा ये गैप है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बोलो क्या होगा, जूमिंग, मैंने बोला था कल, समझा बोला था आपसे, थर्मल एक्सपेंशन जूमिंग, यानी ये ऐसे से बड़ा होगा, तो बेटा ये गैप बढ़ेगा कि छोटा होगा, बढ़ेगा, बताया था ना भाई, छोटे फोटो से ऐसे छोटा फोटो है, तो उसमें बड़ा फोटो बनाऊंगा तो ये गैप तो बढ़ेगा ना। कल वो रिंग बनाई थी, एक रिंग के बीच में गैप दिया था एक्स, दिया था नहीं दिया था,
टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्स क्या हुआ था, बढ़ा। तो ये एक्स बड़े, ये एक्स गैप बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो यानी फ्रेम का एक्सपेंशन, फ्रेम का एक्सपेंशन क्या कर रहा है, नॉट टच द ग्राउंड। फ्रेम एक्सपेंशन इज टेंडेंसी टू नॉट टच द ग्राउंड। फ्रेम का एक्सपेंशन क्या टेंडेंसी रख रहा है, नॉट टच द ग्राउंड। अरे है ना। अब बेटा फ्रेम में एक्सपेंशन नहीं हो रहा, मान लो केवल रॉड में एक्सपेंशन हो रहा है, फ्रेम वही है, केवल रॉड में एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेटा रॉड में एक्सपेंशन होगा तो रॉड किधर एक्सपांड होगी, तो रॉड का एक्सपेंशन टेंडेंसी दे रहा है टच द ग्राउंड। रॉड एक्सपेंशन इज टेंडेंसी टू टच द ग्राउंड एंड फ्रेम एक्सपेंशन इज नॉट टच द ग्राउंड। फ्रेम एक्सपेंशन टेंडेंसी इज नॉट टच द ग्राउंड। बोलो किसका अल्फा ज्यादा, रॉड का, क्योंकि रॉड का एक्सपेंशन टेंडेंसी टू टच द ग्राउंड, इसलिए रॉड का अल्फा ज्यादा होना चाहिए। फ्रेम में एक्सपेंशन होगा तो वो रॉड को और ऊपर ले जाएगा, पर रॉड का एक्सपेंशन उसको ग्राउंड के नजदीक लाएगा। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। किसका, कौन सी आम का, इसका होगा ना। तो फिर ये मेरे बेटा एक बात, ये डिजाइन है ना, और इससे बड़ा जूम बना दू इसको, जूम यो। तो छोटे फोटो जब बड़ा फोटो बनाऊंगा तो ये गैप कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। फिर जूमिंग, जूमिंग आगे बात समझ में है क्या, देखो ऐसे नहीं, गलत काम नहीं करते। हाँ नोट करो जल्दी से, सेकंड एप्लीकेशन जल्दी से, सेकंड एप्लीकेशन। क्या बना रहा है ये, मिटाऊंगा तभी तो लिखाऊंगा। हाँ बेटाऊं, बेटाऊं एप्लीकेशन सेकंड, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड देख, सब्र का इसको कितना टाइम लगेगा, अब ये तुम बताओ कितनी देर में लिखोगे। हाँ लिखो, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मेटेलिक होता है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड वेरी करेगा, होगा कि नहीं होगा। गर्मियों में बढ़ जाएगी लेंथ और सर्दियों में श्रिंक हो जाएगी। मिटा दो ये तो, हाँ बेटा आ जाओ। ये है सिंपल पेंडुलम, ध्यान देना बेटा। अब ये क्या है, दूसरे टॉपिक का लिंक टॉपिक ले रहा हूं, और क्वेश्चन आ गया तो आप कर सको इसलिए बता रहा हूं, आज तक नहीं आया वैसे। हाँ बेटा पेंडुलम की लेंथ एल है कि नहीं, बताना तो पड़ेगा भाई, केगा नहीं तो पैसे दिए हैं। हाँ मिल गया मेरे को, पहले मिल गया, ठीक है ना। अब पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं बता, मिल गया वो तो दुष्टी। हाँ यहाँ लेंथ एल, और बेटा ये लेंथ चेंज डेल्टा एल है ना बेटा।
मतलब पेंडुलम का जो ये मेटल रॉड है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब बेटा टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G, यानी एक तरह से सब कांस्टेंट है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L की पावर हाफ। अरे होगा कि नहीं होगा? अब बेटा यहां गौर से देखो, यहां पर जो अल्फा बीटा गामा है, मैंने कल भी बताया था 10 की पावर -5 में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो बेटा ये चेंज जो होगा ना, ये लेंथ चेंज, ये बहुत छोटा होगा। तो ओवरऑल लेस देन 5% चेंज। तो ओवरऑल पार्शियल फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ पावर आगे डेल्टा एल अपॉन एल। होगा कि नहीं होगा? बेटा डेल्टा एल अपॉन एल, एल इनिशियल, ये होता है अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा मैं टेम्परेचर को थीटा लिख रहा हूं, यहां टेम्परेचर को थीटा लिख रहा हूं, डीटी नहीं, डेल्टा टी नहीं, क्योंकि यहां पर ने ये टाइम ले लिया। अरे है कि नहीं? तो यहां टी का मतलब टाइम है और थीटा का मतलब टेम्परेचर है। तो बेटा अगर मैं यहां रख दूं तो बोलो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो बेटा ये क्या आया? ये आया आपका फ्रैक्शनल, इधर लिख देता हूं साइड, ये आया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है। अरे है ना बेटा? ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है। अरे है ना? अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं यहां पर इस टी को, कैपिटल टी को, ये टाइम है ना, इसको ऊपर ले जाऊं तो बेटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये टाइम का टी। अब यहां गौर से देखो, यहां पर ये टी क्या है? यहां पर ये चेंज इन टाइम, जो पेंडुलम की लेंथ टाइम में जो चेंज हुआ वो है। पर ये टाइम चेंज कितने ड्यूरेशन के लिए काउंट करो? एक दिन में, एक सप्ताह में, एक वीक में, या एक महीने में? ये टोटल टाइम कितने टाइम में, ड्यूरेशन में ये डेल्टा टी चेंज हुआ, वो हमें देखना है। भाई घड़ी पीछे हो गई तो आप बोलोगे ना सर 2 दिन में इतनी घड़ी पीछे हो गई, या एक दिन में घड़ी इतनी पीछे हो गई। तो एक दिन में 3 सेकंड पीछे हो जाती है सर, तो एक दिन में तो वो एक दिन ये है, होगा नहीं? या एक सप्ताह में ये 5 सेकंड पीछे हो जाती है, तो एक सप्ताह में तो ये 7 × 24 × 60 × 60 टोटल सेकंड आ जाएंगे। और एक दिन में 24 × 60 × 60, होगा नहीं होगा? तो अगर ये एक तरह से चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड, और चेंज इन टाइम पीरियड एक तरह से बोले सर्दियों और गर्मियों में क्या होता है? लॉस ऑफ टाइम और गेन ऑफ टाइम होता है। तो ये है आपका लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम, गेन ऑफ टाइम। पर अगर मैं यहां पे बोलूं लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम इन ए डे, बेटा एक दिन में लॉस ऑफ टाइम गेन ऑफ टाइम क्या होगा? तो बेटा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये टी 86,400 सेकेंड, ये होगा लॉस ऑफ टाइम गेन ऑफ टाइम। अरे है ना? तो एक सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना? अब मैं आपको देखो जनरल बात बताऊं, इन समर गर्मियों में क्या होता है, और इन विंटर इसका उल्टा है, उल्टा होगा। गर्मियों में क्या होगा बेटा? यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, अरे है ना? लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज। अरे होगा कि नहीं होगा? बेटा पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई तो बोलो टाइम पीरियड क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी। जैसे आपको बोलो, जैसे वो होता है ना डांसर ऐसे गोल गोल घूमते, हाथों का अगर फैला के हुए तो उसकी स्पीड, रोटेशन स्पीड कम होगी, आपने पढ़ा होगा रोटेशन। और हाथों का ऐसे शिंक कर ले तो स्पीड बढ़ जाती। तो ऐसे ही नीडल की अगर लेंथ बढ़ गई तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी क्लॉक विल बिकम स्लो। होगा कि नहीं होगा? तो टाइम पीरियड एक पूरा चक्कर काटने में टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 1 मिनट में वो 57 सेकेंड ही शो करेगी, यानी 3 सेकेंड पीछे हो गई, तो लॉस ऑफ टाइम। अरे होगा नहीं होगा? तो ओवरऑल टाइम
टाइम पीरियड इंक्रीज, अरे होगा नहीं होगा, टेम्परेचर की लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, अरे होगा नहीं होगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज तो क्लॉक विल बिकम स्लो, अरे है कि नहीं, और क्लॉक स्लो हो गई तो ये होगा बेटा लॉस ऑफ टाइम, और लॉस ऑफ टाइम होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, से निकालेंगे। बात समझ में आ गई? अरे आएगी नहीं आई? यहां पर विंटर में क्या होगा, विंटर में इन्वायरमेंट टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जस्ट उसका उल्टा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रॉड की लेंथ, नीडल की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नीडल श्रिंक होगी, और नीडल श्रिंक होने से ओवरऑल उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम लगेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज, और टाइम पीरियड डिक्रीज तो क्लॉक विल बिकम फास्ट, और फास्ट होगी तो बेटा गेन ऑफ टाइम होगा, मतलब 1 मिनट में वो 1 मिनट 3 सेकंड बताने लग जाएगी, यानी ज्यादा टाइम बताने लग जाएगी, अरे है कि नहीं? तो यहां पर गेन ऑफ टाइम होगा, और गेन ऑफ टाइम डेल्टा टी, ये भी इसी फॉर्मूले से निकालोगे, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, अरे है ना, बस ये ध्यान रखना डेल्टा थीटा पॉजिटिव लेना है ना, समर में टेम्परेचर ज्यादा तो रूम के टेम्परेचर से इसको क्या करोगे, फाइनल ज्यादा टेम्परेचर, मान लो रूम का टेम्परेचर 50, सॉरी रूम का टेम्परेचर मान लो 30 और सराउंडिंग अब हो गया 50, तो ओवरऑल कितने डिफरेंस लोगे, 20, और अगर विंटर है एनवायरमेंट टेम्परेचर 10, रूम का टेम्परेचर एक्चुअल 30, तो डिफरेंस यहां भी 20, पक्की बात? चलो इस पे क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से, देख लेना, मेरे को क्या पता क्या हुआ। हाँ अच्छा मैं देख के आऊं, अब मुझे पता नहीं, देख लेना यार। हाँ मैं तो सुबह का देखा था, वो उसने देखा, सुबह का देखा है, सुबह मेरे को क्योंकि एक ही क्लास लेनी है, वो सुबह सुबह वाले एक बैच में नहीं हुआ ना, तो उसमें तो उसका बताने आए थे वो मेरे, आ आ आ हो गया, लिखो, ए क्लॉक गेन है, क्या बिठा दे रहे, एक को बिठा दूं, अच्छा सुबह वालों को बिठा दूं इधर, अच्छा इधर बिठा देता, अगली बार से ऐसे करूंगा, इस बार गलती होगी माफ कर दे, अगली बार से। हाँ आ जाओ, a clock gain 18 second when room temperature is, a clock gain 18 second when room temperature is 10 degrees Celsius, a clock gain 18 second when room temperature is 10 degrees Celsius, देख लिया, and loss 12 second, and loss 12 second when room temperature is, lost 12 second when room temperature is 40 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, लिख लिया बेटा, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ, calculate temperature of room when clock give correct reading, when clock gives correct reading,
कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ रूम व्हेन क्लॉक गिव्स करेक्ट रीडिंग। बताओ। चलें जल्दी से। हाँ, इसका आंसर बोल दो बेटा। इतना बड़ा क्वेश्चन ये रे। 28 किसका आंसर आ रहा है? 28 बिल्कुल सही। बेटा रूम का टेम्परेचर थीटा नॉट मान लू। अब पहला ये देखो 18 सेकेंड जब वो गेन कर रहा है, इसका मतलब विंटर टाइम है, मतलब रूम का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, एसी चल रहा है मान लो, तो इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है ना। और जब समर है तो लॉस ऑफ टाइम, मतलब ओवरऑल 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। डेफिनेट बात है कि रूम टेम्परेचर जो होगा वो 10 और 40 के बीच में होगा। अब आ जाओ पहले यहां गेन ऑफ टाइम, तो बेटा गेन हो रहा है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टाइम टी। बेटा 18 सेकेंड हाफ अल्फा, और बेटा ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? बिगर माइनस स्मॉलर, और ये टी एक दिन के लिए निकाल रहे हो मान लो 86400, ये 86400, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन लॉस ऑफ टाइम। बेटा लॉस ऑफ टाइम बोलो क्या होगा? 12 सेकेंड 1/2 अल्फा। बेटा लॉस ऑफ टाइम क्या होगा? 40 माइनस थीटा नॉट इन ए डे, ये होगा। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा? 18/12, हाफ ऑफ कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, और ये भी कैंसिल, 86400। ये बचा थीटा नॉट माइनस 10 और 40 माइनस थीटा नॉट। सोल्व कर लोगे? थीटा नॉट ये आ जाएगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस आंसर। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर ये आता है, तो ये वैरायटी मैंने आपको बता दी। फॉर्मूला पुट वाली तो आप कर ही लोगे। हाँ आ जाओ, एक एप्लीकेशन और इसमें हेडिंग डाले, फोर्स एक्सर्ट ऑन रिजिड फिक्स सपोर्ट। फोर्स एक्सर्ट ऑन रिजिड फिक्स सपोर्ट, थर्ड एप्लीकेशन। हाँ बेटा आ जाओ, ध्यान दो बेटा। यहां पर बेटा क्या है, ये दो कंडीशन, हीटिंग और कूलिंग, दो कंडीशन है। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये एक मेटल की रॉड है, दो फिक्स सपोर्ट के बीच में लगी हुई है ना। दो फिक्स सपोर्ट के बीच में एक मेटल की रॉड लगी हुई है। बेटा जैसे ही मैं इस रॉड को गर्म करूंगा क्या होगा? ये रॉड एक्सपांड होना चाहेगी। अरे चाहेगी नहीं चाहेगी? ये रॉड एक्सपांड होना चाह रही है, पर रिजिड फिक्स सपोर्ट इसको एक्सपेंशन से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। और इसको रोकेगा तो बेटा ये रॉड इसके फिक्स सपोर्ट पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, और ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से रिजिड फिक्स सपोर्ट पर फोर्स अप्लाई होगा, ये F। और ये फोर्स
आपको फोर्स एक्सर्ट ऑन द रिजिड फिक्स सपोर्ट ये आपसे पूछा जाता है, ये एफ की वैल्यू। तो बेटा यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। एक बात याद रखना कि दोनों एंड अगर फिक्स होंगे तभी थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। अगर एक ही एंड फिक्स है तो कोई थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपांड आराम से कर लेगा। एक्सपेंशन को रोके, प्रिवेंट करे, तो दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन तब डेवलप होती है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, एक रॉड को, मेटल रॉड को स्मूथ सरफेस पर रख दिया है, स्मूथ सरफेस पर। बेटा जब स्मूथ सरफेस पर रख दिया और उसको थर्मल एक्सपेंशन करे तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल इस पर ओवरऑल एक तरह से डिफॉर्मेशन फोर्स लगना चाहिए। इसका डिफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, बस इसका शेप बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगी, ओवरऑल पर इस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस। अगर सरफेस फ्रिक्शनल वाली होती तो भी चलो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो जाता, अरे होता कि नहीं होता, पर इसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस तभी प्रोड्यूस होगी जब दोनों एंड फिक्स्ड हो। बात समझ आ गई? ये बात ध्यान रखना, यहां पर एंड फिक्स्ड है। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन, अगर मैं रॉड को ठंडा करूं तो दोनों एंड फिक्स है, और ठंडा करूं तो क्या होगा? ये रॉड श्रिंक होना चाह रही है, क्या चाह रही है? परंतु रिजिड फिक्स सपोर्ट इसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए इस पर कम, एक तरह से कौन सी स्ट्रेस, एक तरह से इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओवरऑल यहां पर ये इसको अपनी ही पोजीशन पर बनाए रखने के लिए रिजिड फिक्स सपोर्ट पर फोर्स अप्लाई होगा, एफ। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन तभी प्रोड्यूस होता है जब दोनों एंड फिक्स हो। अब बेटा आपसे क्या है, ये फोर्स पूछा जाता है, रिजिड फिक्स सपोर्ट पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो बेटा यहां ध्यान दो, यंग मॉडुलस वाई पढ़ाया ना आपने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बेटा मैं यहां स्ट्रेस अगर लिखूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो बेटा यहां स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होगा यहां पर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अरे होगा नहीं होगा? और आप सब जानते हो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इसे अल्फा डेल्टा थीटा होता है मेरे बेटा, रख दो। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, ये ऊपर जाएगा, तो फोर्स एक्सर्ट ऑन द रिजिड फिक्स सपोर्ट वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा। तो ये फोर्स एक्सर्ट ऑन रिजिड फिक्स सपोर्ट रिजिड फिक्स सपोर्ट ये वाला होगा। तो इसमें y की वैल्यू दे दूं आपको 2 इंटू 10 की पावर 10, एरिया आपको दे दूं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्फा दे दूं 10 की पावर -5, और टेम्परेचर इन 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप निकाल लोगे। डाटा बस देना है, फॉर्मूले वैल्यू रखो, वैल्यू निकाल लोगे। तो ये एक वैल्यू, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। ये आपका सॉलिड थर्मल एक्सपेंशन का। अब एक लिक्विड एक्सपेंशन और देखो, लिक्विड एक्सपेंशन पे केवल एक क्वेश्चन, एक कंडीशन ध्यान दे लो। अरे यार कर रहे हो क्या है यार? हाँ आ जाओ, हेडिंग डाले ना, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हाँ बेटा चलू, देखो बेटा ध्यान देना, लिक्विड को अगर मैं गर्म करूं तो बेटा ध्यान से सुन लेना, जब भी लिक्विड को गर्म करें तो पहले कंटेनर गर्म होगा, पहले कौन गर्म होगा? और कंटेनर गर्म होने से कंटेनर का एक्सपेंशन होगा, और कंटेनर का एक्सपेंशन से पहले लेवल नीचे जाएगा। तो यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लेवल ऑफ द लिक्विड क्या होगा, लेवल पहले डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले किसका एक्सपेंशन होगा, और कंटेनर का एक्सपेंशन जैसे होगा इसका लेवल बेटा ये डिक्रीज होगा। तो बेटा पहले लेवल ये नीचे आ गया, अरे है ना, तो जितनी वॉल्यूम लिक्विड की कम हुई मतलब उतना सॉलिड का एक्सपेंशन, कंटेनर का एक्सपेंशन हो गया। तो क्या हुआ, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। बेटा एक बात ध्यान से सुना,
सॉलिड के एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं, पर लिक्विड और गैसेस के एक्सपेंशन में ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा होता है, अल्फा बीटा नहीं होते। तो यहां पर कंटेनर का एक्सपेंशन गामा जी, जी फॉर ग्लास, यानी कंटेनर का एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा जी। अब बेटा लिक्विड में एक्सपेंशन होगा, कंटेनर गर्म हो चुका, लेवल नीचे आ गया है, अब लिक्विड गर्म होना शुरू होगा, और जैसे लिक्विड गर्म होगा तो बेटा अब इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड के एक्सपेंशन की वजह से लेवल यहां पहुंच गया। लिक्विड में एक्सपेंशन कंटेनर से बहुत ज्यादा होता है, अरे है कि नहीं? तो ओवरऑल ये लिक्विड का एक्सपेंशन, तो ये हुआ ड्यू टू रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। बेटा ये लिक्विड का रियल एक्सपेंशन है जो वास्तव में हुआ है, ठीक है ना? रियल एक्सपेंशन लिक्विड इज ए गामा आर। परंतु बेटा दरअसल बात यह है कि कंटेनर का एक्सपेंशन हमें आंखों से नजर ही नहीं आता, क्योंकि कंटेनर का एक्सपेंशन बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें एपरेंट क्या होगा, महसूस क्या होगा कि लिक्विड में एक्सपेंशन केवल ये आया है। दिस इज द apparent expansion ऑफ लिक्विड। बेटा लिक्विड में दिखता हुआ एक्सपेंशन जो होगा वो ये होगा, पर ये वास्तव नहीं है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, रियल एक्सपेंशन ये है, अरे है कि नहीं? तो यहां फॉर्मूला बन गया कि रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज apparent एक्सपेंशन प्लस ग्लास एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला बन जाता है, यानी रियल एक्सपेंशन लिक्विड का ज्यादा होगा एपरेंट एक्सपेंशन से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा, एक ही क्वेश्चन आता है, बस एक ही क्वेश्चन। हाँ रट लो, क्योंकि यही आएगा, आएगा तो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आएगा तो। हाँ लिखाऊं, अभी आंसर भी लिखाऊंगा, चिंता मत कर। गामा, गामा जी मतलब ग्लास कंटेनर है ना, और ये गामा रियल एक्सपेंशन ऑफ, ये लिखा तो है एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर यानी गामा जी, और ये एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हाँ बेटा चलूं, क्वेश्चन लिखो। द apparent expansion coefficient of a liquid, the apparent expansion coefficient of a liquid in a copper and silver container, is C and S, capital C and capital S, is C and S. The linear expansion coefficient of copper, is A, capital A. Calculate linear expansion coefficient of silver. Calculate linear expansion coefficient of silver. बेटा क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझो, एक ही लिक्विड को दो कंटेनर गर्म कर रहा होगा, तभी तो अपरेंट दिया है। कॉपर के सिल्वर में उसी लिक्विड को गर्म करूं और आयरन सिल्वर के कंटेनर में उसको गर्म करूं, तो दोनों में बताओ क्या सेम होगा, गामा आर गामा ए की गामा जी। सिल्वर कंटेनर और कॉपर कंटेनर दोनों में सेम लिक्विड को गर्म करूं तो क्या जाते सेम होगा, गामा आर। यानी गामा आर रियल एक्सपेंशन लिक्विड का खुद का एक्सपेंशन है, गामा आर इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का खुद का रियल एक्सपेंशन है। और कॉपर के कंटेनर में और गामा आर इन सिल्वर कंटेनर में, दोनों में गामा आर सेम होगा। तो बेटा गामा आर, इसके लिए गामा आर क्या हो जाएगा, गामा एपरेंट इन कॉपर प्लस गामा कॉपर,
है ना, और ये गामा एपरेंट इन सिल्वर प्लस गामा सिल्वर, अरे है कि नहीं बेटा। अब यहां गौर से देखो, ये एपरेंट का आपको क्या दिया है बेटा सी, और ये क्या दिया है एस, और ये गामा कॉपर अल्फा दिया है उसकी जगह, तो बेटा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, होगा कि नहीं होगा। तो ये गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा लीनियर एक्सपेंशन दिया है, और ये 3 अल्फा ऑफ सिल्वर। हो गया क्वेश्चन, एस को दे लिया हो, तो बेटा अल्फा ए जी इज इक्वल टू सी माइनस एस प्लस 3a अपॉन 3, यही होगा ये आंसर। क्लियर है। तो ये लिक्विड के एक्सपांशन में इतनी बात ध्यान रख लो बस। अब आ जाओ मॉड्यूल का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैस का एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लल्लू सा क्वेश्चन है पर समझ लो। मिटा दूं, ये मिटा दूं, हाँ बेटाओ। एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिलेशन दिया है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडल गैस, और आपसे पूछा गया इसका गामा बताओ। बेटा गामा सीपी अपन सीवी नहीं पूछा, गामा मतलब सीपी अपन सीवी मत समझ लेना। गामा का मतलब यहां पे उसने दिया है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बताओ उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा बताना है। अब बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा क्या होता है, आप सब जानते हो गामा होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 1/Δt, होता है नहीं होता है। यानी रिलेशन मुझे वॉल्यूम टेम्परेचर में चाहिए, यहां प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन दे रखा है, तो बेटा इस प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन को वॉल्यूम टेम्परेचर में बदल लो और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। तो आइडल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी, म्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी रख दो बेटा। यहां पर पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में वैल्यू रखी, ये टी बाई वी और ये टी का स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, ऊपर वी चला जाएगा, v इज इक्वल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। बेटा लेस देन 5% चेंज, अल्फा बीटा गामा लेस देन 5% चेंज, तो यहां क्या जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, 3 आगे डेल्टा टी अपॉन टी, नीचे ले आओ तो बेटा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 1/Δt, बोलो किसके इक्वल होगा, ये हो गया आपका गामा आंसर, है कि नहीं। तो बस रिलेशन को पीटी रिलेशन को वीटी में बदलना है और आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन करते। ये आपका थर्मल एक्सपेंशन खत्म। अब इसमें टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन 2008 में आया था, उसके बाद से अभी तक नहीं आया, और एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से 2008 में, ठीक है। इसलिए उस पर ध्यान से सुन लो थोड़ी सी बात, उस पर एक ही फॉर्मूला है, आ जाए तो हाँ बेटा हूं। देखो मेनली क्या है, ये 3 स्केल आपके आते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल पर क्वेश्चन आता है ना बेटा। एक स्केल में रीडिंग देगा, दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, 2008 में आया तो हाइपोथेटिकल स्केल का था, ठीक है बेटा। सेल्सियस और केल्विन स्केल, बेटा स्केल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले 2 पॉइंट फिक्स करो,
लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, 2 पॉइंट फिक्स कर लो, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, जिसमें डिवीजन छोटे छोटे होंगे उसके नंबर डिवीजन ज्यादा आएंगे, और जिसके डिवीजन बड़े बड़े होंगे उसके डिवीजन नंबर डिवीजन, तो मुझे नंबर डिवीजन निकालता हूं, उससे मुझे पता लग जाएगा एक डिवीजन किसका बड़ा है किसका छोटा। सेल्सियस में देखो, लोअर फिक्स पॉइंट नॉर्मली हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट लेते हैं, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100, तो बेटा यहाँ 100 रीडिंग या 0, तो नंबर डिवीजन कितने होंगे 100। केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ डिवीजन, फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट होती है और 212 पर वाटर बॉइल्ड होता है, नंबर डिवीजन 180। अब एक बात बताओ, इन 2 पॉइंट के बीच में अगर 100 डिवीजन करूंगा तो बड़े बड़े डिवीजन आएंगे, और अगर इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में 180 डिवीजन करूंगा तो बोलो एक डिवीजन किसका बड़ा, सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट में किसका बड़ा, सेल्सियस और केल्विन का एक डिवीजन बराबर और बड़ा होगा कंपैरेटिवली फ़ारेनहाइट से। तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट छोटा होगा, क्योंकि टोटल 180 डिवीजन करने तो छोटे छोटे होगा। तो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन और इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक चीज तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा बेटा, यहां लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट के बीच में रीडिंग होगी, तो ये ध्यान रखना, रीडिंग और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच का गैप और अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच का गैप ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बेटा लोअर फिक्स पॉइंट में क्या ले रहा हूं, लोअर फिक्स पॉइंट ले रहा हूं मैं मेल्टिंग पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ओवरऑल ये रेशो कांस्टेंट होता है सभी स्केल में, ठीक है ना। अब ये रेशो कांस्टेंट, अब देखो 3 स्केल तो ये है, कोई हाइपोथेटिकल स्केल भी ले लूं तो, मान लो मैंने नाम से ले लिया मैंने डिग्री एच स्केल, तो बेटा डिग्री एच स्केल में रीडिंग, ये रीडिंग डिग्री एच स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट वो देगा, डिग्री एच स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट वो देगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो देगा अगर हाइपोथेटिकल स्केल वो दे रहा है तो। सेल्सियस से कंपेयर करो, सेल्सियस रीडिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा -0 लिखने का कोई मतलब है क्या, हटा दो तो इसको। केल्विन रीडिंग मेल्टिंग पॉइंट 273 और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बोलो कितना होता है 100, डायल दू। फ़ारेनहाइट रीडिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। बेटा फॉर्मूला ये याद रख लो, अगर आपको टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन सही करना है तो ये फॉर्मूला। अब सुनो, एक स्केल में रीडिंग देगा, दूसरे में पूछेगा कैसे, आपसे बोला 68 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में बताओ, तो बेटा यहां रखोगे 68 माइनस 32 36 और 36 अपन 180 1/5 हो जाएगा 1/5। इस 1/5 रेशो को सेल्सियस के रेशो को इक्वल कर दो 1/5, 100 ऊपर जाएगा 100/5, मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अरे है ना, कर लोगे, मैं क्वेश्चन करा देता हूं उस पर, हाँ क्वेश्चन करा दूं बस। लिखाऊं, हाँ लिखो, क्वेश्चन लिख लो रे, पहले लिखते रहना इसको। ए हाइपोथेटिकल स्केल डिग्री एच, a hypothetical scale degree h has melting point, a hypothetical scale degree h, नाम दे रहा हूं उसको डिग्री h, has melting point 30 डिग्री h, 30 डिग्री h, melting point 30 डिग्री h and boiling point 150 डिग्री h, 150 डिग्री h. Calculate the value of 70 degree Celsius, sorry 70 degree H. Calculate the value of 70 degree H
70 degree H in different scale. 70 degree H in different scale. 70 degree H in different scale. बताओ. थर्टी 33.3. हाँ बेटा, हो गया. आपको हाइपोथेटिकल के रेशो के सारे डाटा दिए हैं. हाइपोथेटिकल स्केल पर रीडिंग 70, मेल्टिंग पॉइंट 30 और बॉइलिंग पॉइंट 150. कितना आगे बेटा? यानी 1/3. यही रेशो सभी स्केल के बराबर होगा. सेल्सियस के रेशो के इक्वल कर दो तो बोलो सेल्सियस में रेशो क्या आ गए? 33.3 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में 273 कर दो, कितना हो जाएगा? 306.3 केल्विन. इसी रेशो को फ़ारेनहाइट के इक्वल कर दो. फ़ारेनहाइट के रेशो के इक्वल 1/3. बेटा ये 3 इससे जाएगा 60 और ये 60 ऊपर जाएगा तो इजिकल टू 60. 8 होगा तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट. आएगा कि नहीं आएगा? एक क्वेश्चन वो लिखो. नहीं लिखाऊं? A hypothetical scale degree W, a hypothetical scale degree W, a hypothetical scale degree W has melting point minus 40 degree W, has melting point minus 40 degree W, minus 40 degree W, and boiling point 90 degree W. Calculate the value of 60 degrees Celsius in degree W and degree Fahrenheit scale. In degree W and degree Fahrenheit scale. बेटा आ गया. कितना आया? 38. किस किस का आ रहा है? 38. बिल्कुल सही बेटा. डिग्री डब्ल्यू स्केल में रीडिंग पूछ रहा है. मेल्टिंग पॉइंट -40, बॉइलिंग पॉइंट 90 है क्या? और ये 60 है ना? 60 है ना? हाँ बेटा. तो कितना जाएगा? डिग्री डब्ल्यू प्लस 40 अपॉन 130 और ये 60 अपॉन 100. बेटा एक जीरो कैंसिल और एक जीरो, ये 30 से 13 6 जा 78 और 78 में से 40 जाएगा तो बेटा डिग्री डब्ल्यू स्केल में रीडिंग आ गई 38 डिग्री डब्ल्यू. ये तो ये आ गया. इसमें आ जाओ. 60 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डिग्री फाइंड में क्या होगी? ये आपसे पूछा. बेटा कितना आएगा? ये 80 का ये जीरो कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, 18 6 जा 18 6 जा 108 और 108 प्लस 32 कितना आ गया? 140. आया ना? तो बेटा ये आंसर क्लियर है सबको? ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये प्रैक्टिस कर लेना. क्लियर है सबको? मोबाइल नंबर ये है पर अब ये कुछ दिनों से बंद पड़ा है. हाँ अभी 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 कुछ दिनों के लिए बस बोला है, कुछ दिनों के लिए बंद है बस. ठीक है. मोबाइल टूट गया मेरा. वो मोबाइल टूट गया रे. कह रहा हूं सुनी रहा क्या? रिचार्ज सिम घर पे पड़ी हुई है. ठीक है.
वो टेबलेट में 2 सिम से 1 सिम डाल रखी है बस मैंने, हाँ, इसलिए टेबलेट हाथ में लेके घूमता हूँ। ठीक है, ठीक है ना बेटा। ऑनलाइन पे भी थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है ना। पढ़ाई अच्छे से करना, थैंक यू। ओके बेटा।